रामबन जिला की अगर हम बात करें तो दोनों असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो है आपने मैदान में उतरने से पहले ही आपने जो है मैदान से बाहर हो गए। इस तरह से आपने देखा कुछ इस तरह के चेहरे हैं जो कभी समाज में उनका कोई योगदान नहीं है, कभी आज तक वो सोसाइटी में नहीं गए। क्योंकि हम भी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोकल है यहाँ पे, हमें अवामी मसाइल से हम बाखबर हैं। आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या आपका जो कैडर है, तो आप किस नुमाइंदे को जो है अपना समर्थन दे रहे हो, जिनके मन में ये गुमान है एक किस्म का कि ये मुस्लिम है तो ये सब हमारा वोट बैंक है, या दूसरा कहता है कि ये हिंदू है तो ये सब हमारा वोट बैंक है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में मैं आपसे अभी हाल ही में कुछ जो एनसी वर्करान है उनकी जानिब से एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है कुछ जो है बातें कही गई थी, उसके ऊपर जानना चाहूँगा, जिसमें काफ़ी लोग। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हैं फ़ारूक चौधरी जी, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी पार्टी में, इनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे असेंबली इंतखाबात के हवाले से। असेंबली इंतखाबात 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आए, तो ये किस तरह का कदम है, और साथ में जो सरगर्मियाँ जो है अरूज पे है। अभी अगर हम बात करें तो मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। देखिए शान साहब, खुशी की बात है कि बहुत देर से यहाँ इलेक्शन जो शुरू हुआ, कश्मीर का तो एक हिस्ट्री रही है कि बहुत मरतबा यहाँ गवर्नर रूल रहा। अब तो जब स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया तो पहले सरकार गिरी और 10 साल के तक इलेक्शन नहीं हो। अब लोग जो मजबूर हाल दौर परेशानियों में मुब्तला हो गए, ब्यूरोक्रेट्स का राज रहा, यहाँ अफसरशाही रही। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत देर से ही सही ये इंसाफ किया, इलेक्शन शुरू हुआ, इसकी हमें खुशी है। इस तरह से आप डीपीएपी पार्टी से जो है आपका ताल्लुक़ है, तो रामबन ज़िला की अगर हम बात करें तो दोनों असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो है आपने मैदान में उतरने से पहले ही आपने जो है मैदान से बाहर हो गए। ये डीपीएपी की कमज़ोरी किसी लिहाज से नहीं, न तो जो रूट लेवल का हमारा कैडर था न वहाँ से कमी थी और न किसी ढंग से हमें कमी थी। हमारे जो ऐन वक्त पे एक तो जो हमारे चीफ़ हैं पार्टी के बानी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी अचानक सेहत बिगड़ गई। जब हमारे पैनल बनने थे इलेक्शन के, इसके कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का था, ऐसा वक्त जिस वक्त पे कुदरत की तरफ से ये आजमाइश थी, तो फिर भी इस वक्त तक हमारे 24 से 25 फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ में कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हुई है जो मैदान में मौजूद हैं, इस वक्त लड़ रहे हैं। तो पार्टी की एक पॉलिसी का हिस्सा था कि जहां सक्षम हम हैं, जहां हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं, तो हम जो बाकी जगहों पे एनर्जी वेस्ट न की जाए, और इस प्लान के तहत जो है उन जगहों पे हमें विड्रॉ करना पड़ा, इलेक्शन न लड़ने का फ़ैसला किया जहां पर मजबूती से हम मुकाबला कर सकते हों। गुलाम नबी आज़ाद का काफ़ी योगदान रहा है जम्मू कश्मीर की। अगर तामीर और तरक्की के हवाले से हम बात करें तो किंग ऑफ डेवलपमेंट उन्हें माना जाता था। ये ज़िला भी जो है उनकी देन है, और भी जो उनके सड़कों के जाल और इस तरह के जो है उन्होंने काम किए हैं। तो उन्होंने पार्टी अपने यहाँ से नहीं उतारना, यहाँ से जो है उनके असेंबली में जो है हिस्सा नहीं लेना, तो ये कैसा कदम है? ठीक क्वेश्चन आपका है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की आज रियासत को ज़रूरत है। मैं जम्मू कश्मीर की सारी आवाम से, पॉलिटिकल पार्टियों से भी कहता हूं, लेकिन पब्लिक जो फैसला करेगी वो ये सोचे कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़रूरत है, जिसके दिमाग में इस रियासत को इस दलदल से बाहर निकालने का ठोस मंसूबा है। दूसरी पार्टियों के जो मैनिफेस्टो जारी हुए, घिसे पिटे मुद्दे उनके जो चलते रहे सदियों से, वो रहे। आज़ाद साहब का दो टोक फैसला कि पहले रियासत को फिर वो खोई हुई इज़्ज़त का वापस दिलाना और फिर रियासत को तामीर और तरक्की की राह पर ले जाना, और बराबरी, बरादरी और आज़ादी जो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है वही आज़ाद साहब की है। आज़ाद साहब एक सेकुलर माइंडेड आदमी हैं और देश के अच्छे नेता रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर की खुशनसीबी है कि वो यहाँ अभी भी इलेक्शन सेहत नासाजगार होने के बाद भी, मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अगली जब सरकार जम्मू कश्मीर बनेगी उसमें आज़ाद साहब और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा रोल होगा। ये मैं तमाम रियासत की आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ
कि आज़ाद साहब की पार्टी बाकायदा लड़ रही है, ताकत के साथ लड़ रही है, और उन जगहों पे जहाँ पर हमारे कैंडिडेट जो मजबूत हैं, तो इसीलिए हमें उन जगहों पे इलेक्शन न लड़कर जो फैसला लिया वो एनर्जी न वेस्ट करनी है। हमने एनर्जी वहाँ वेस्ट करनी है। हमारी पार्टी 2 साल की बनी हुई है, छोटी पार्टी है। अभी हमारा कैडर इतना स्टेट में यकदम नहीं बन गया जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। हमारी पार्टी तो बिल्कुल नई पार्टी है। आज़ाद साहब के हवाले से अभी उनका तबीयत जो है कहीं ना कहीं ख़राब थी, तो आपकी बिल्कुल बात होती होगी, तो उनकी तबीयत के बारे में थोड़ा बताइए, उनके हाल चाल कैसे? उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो रही है, स्टेबल हो रही है। वो 10 तारीख से 8-9 तारीख से ही उनकी आमद यहाँ होगी, जो 3rd फेज़ में, और बाकी कैंडिडेट्स का हम सर्च कर रहे हैं। और वो पूरी तरह से कैंपेनिंग करेंगे शद्दोमद से, पूरी रियासत की आवाम से, हर कम्युनिटी से, जम्मू और कश्मीर हर जगह हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम बराबर का हिस्सा लेंगे और इतनी ताकत से लड़ेंगे कि इंशाल्लाह आने वाली असेंबली में आज़ाद साहब का किरदार होगा। ये यकीन से कहते हैं कि जो भी गठबंधन बने, जो कुछ भी बने, मैंडेट अलग किस्म का आएगा। वोटरों के पास जाके उनको लुभाने का काम जो है किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा, कुछ इस तरह के चेहरे हैं जो कभी समाज में उनका कोई योगदान नहीं है, कभी आज तक वो सोसाइटी में नहीं गए, क्योंकि हम भी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोकल है यहाँ पे, हमें अवामी मसाइल से हम बाखबर हैं। तो वो ऐसे भी चेहरे हम देख रहे हैं जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे वोटर दूर दराज 80% पॉपुलेशन पहाड़ों पे है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी रियासत का बेशतर इलाका पहाड़ी फारफलंग, आज़ाद साहब के 2.5 सालों में दूर दराज तक जो है रसाई हुई, गाड़ियाँ पहुँची, और उन्होंने अपने 2.5 साल के अरसे में आवाम के उन इलाकों को गाड़ियों सड़कों से जोड़ा जो कभी सोच नहीं सकते थे। तो अब हमारी आवाम जो है वो राजनीति में, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो सोच समझ के ये फ़ैसले लें। पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भी यहाँ अरसा आज़ादी से अब तक किया है, उसका जीता जागता सबूत है कि पार्लियामेंट में, हमारे देश की पार्लियामेंट में ज़्यादा जम्मू कश्मीर के चर्चे होते हैं, और जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री बना रखी है, प्रैक्टिस गाह है कि जो यहाँ पर सच झूठ करे तो उस पर देश में वोट मिलते हैं। जो कहा जाता है वो रियलिटी में यहाँ नहीं किया गया है। तो आदत हो चुकी है यहाँ के पॉलिटिकल लुटेरों को कि वो आवाम को सेंटिमेंट्स पे या किसी रीजनलिज्म पे, कम्युनलिज्म पे और तकसीम करें। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि सोचें, हम 21वीं सदी में हैं, और तमाम जनरेशन जम्मू कश्मीर में जो नौजवान हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, और जब भी कौम की तकदीर बदलेंगे तो नौजवान बदलेंगे। मैं तालीम याफ्ता लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस भी पार्टी के पास कोई ठोस मंसूबा है आप उसको चुनें, और लोकल लेवल पे जिस कैंडिडेट के पास उसके इलाके की वेलफेयर का कोई सोच है उसको चुनें। बेहतर चुनने के लिए ही कहा जाता है। तो मैं अपनी जो पार्टी है DPAP, जिसका साफ़ सुथरा निज़ाम है कि रियासत को पॉलिटिकली, इकनॉमिकली हर लिहाज से अपलिफ्ट करना, और न्यू जनरेशन को, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो फैसला किया कि 50% जो पार्टी के अंदर भर्ती होगी वो एजुकेटेड लोगों की हो और नौजवानों की हो, उनको दर्जा दिया जाए 50%, बाकी में अदर्स कम्युनिटीज़ और वुमेन वगैरह। तो पहले ही हमारी बेसिक बुनियाद में वही चीज़ मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। DPAP पार्टी का भी रामबन में जो है 2 साल हुए अभी आए हुए, तो अभी काफ़ी आपका भी कैडर है जो आपकी आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, या आपका जो कैडर है, तो आप किस नुमाइंदे को जो है अपना समर्थन दे रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारी पार्टी जो DPAP है वो बाकायदा एक नज़्म ज़ब्त के तहत चल रही है, उसमें अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं। हमारे कायद जो जिसकी हिंद में शनाख्त है, जिस असूल से, वो सेकुलरिज्म है, और वो गांधीयन आइडियोलॉजी के आदमी हैं, और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से हमें इंडिकेशन है कि वो वहाँ एक तो लोकल इलाके की डेवलपमेंट को देखें कौन भला कर सकता है, और लाइक माइंडेड या फिर सेकुलर बुनियादों पे जो जमाते हैं उनको हम वोट दे देंगे जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो यही हमारा फ़ैसला है। तो अब राजपूत चेहरों के बीच में भी जो है गुटबाजी और ये लड़ाई चल रही है, और काफ़ी हमारे जो वोटर ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम किस तरफ जाएं। एक तरफ असर रसूख का इन्फ्लुएंस और साथ में
इसमें कुछ ऐसे पोलराइजेशन का भी चल रहा है, कुछ लोग ऐसे जो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, और ऐसे काफ़ी तादाद में लोग हैं जो अभी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, तकरीबन ये 10-11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल 8 कैंडिडेट अभी मैदान में। 8 में कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, बहुजन समाज पार्टी या अदर आम आदमी पार्टी या कोई भी हो, तो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। जहाँ तक आपने राजपूत की बात करी, हमारा जो SC रिज़र्व रहा 26-27 साल या 28 साल, तो उससे हमारी एक जनरेशन जो है वो इससे महरूम रही आगे आने से। तो प्रायोरिटी इसलिए राजपूत को दी जा रही है कि वो यहाँ की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बेसिक रामबन की। तो फिर सेकंड पे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो इसलिए करके अगर जमहूरियत है तो कोई आपत्ति नहीं है कि हमें ब्राह्मण को नहीं दिया या ST को, मिनॉरिटी को नहीं दिया। रामबन के लोग बड़े समझदार हैं, हमारा भाईचारा सदियों से रहा। हम कभी ना राजपूत में कोई फ़र्क समझते हैं, ना मुसलमान में समझते हैं, ना SC में समझते हैं, ना सिख में समझते हैं। रामबन के लोग तो एक रिकॉर्ड रहा उनका, रामबन की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अब हमारे ही बच्चे भाई हैं वो तीनों, इधर के लोकल चारों सारी, तो उसमें मैं आवाम से अपील करूँगा कि जिसका कोई अच्छा मंसूबा, अच्छा बैकग्राउंड हो, फैमिली का रहा हो या उसका एक पॉलिटिकल फैमिली से रहा हो या कोई महारत रखता हो, ऐसा ना हो कि ये जो पॉलिटिकल स्टूडेंट होता है ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं होता है, ये इसकी डिग्री अलग है। तो कम से कम जिसका बैकग्राउंड काफ़ी अरसे से पॉलिटिशियन से रहा हो और उसकी एक करैक्टर टिल टाइम वो एक करैक्टर हो, सही करैक्टर रहा हो और फ्यूचर में उसकी नीयत को परखें। वो लोकल बच्चे हैं सारे, सब हमारे भाई हैं, तब कैसे देश चलेगा? ये सब भाई भाई की जब सोच पैदा हो जाएगी, फिर वो सोच ऑटोमेटिक किसी अच्छे और भलाई की तरफ सोच जाएगी। सर कम्युनिटी में महदूद रहेंगे, फ़िरकों में महदूद रहेंगे, तो हम किसी जगह हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। मैं फिर से अपील करूँगा कि आज जो पोलराइजेशन की बात करी आपने, इसमें रैलियाँ, झंडे, VIP मूवमेंट, ऐसे VIP भी यहाँ आ रहे जिनका कोई योगदान यहाँ 10 रुपये का नहीं, बड़े बड़े मंत्री हैं, कोई योगदान नहीं रहा, तो उनको इधर लाकर क्या करेंगे? क्यों ये पैसा बर्बाद करेंगे? क्यों ये हम फिर नौजवानों से कहेंगे कि वो इस हर जगह, हर घर में आज तालीम याफ्ता लोग। अब जब लोकल नुमाइंदा चुन के आएगा तो वो कितना काम कर सकता है? क्योंकि MLA एज ए MLA आपने पीछे भी MLA का रोल देखा, यहाँ पे किस तरह का रोल था यहाँ पे, और अब जब चुन के आएगा तो वो किस तरह का होगा? आज हमारा MLA जो भी बनेगा वो UT रूल में होगा, जिसकी पावरें बहुत महदूद होंगी। सबका असेंबली मेंबर जो स्टेट का मेंबर असेंबली होता है उससे कम पावरें चीफ मिनिस्टर को भी होंगी, उसको भी होंगी, बहुत सारी पावरें LG के पास होंगी। हम तो यही लोगों से अपील करेंगे कि आप उस कैंडिडेट को जिसका नज़रिया बहुत लंबा हो, हमारा स्टेटहुड का मिशन है आज़ाद साहब का, मैं दूसरे लोगों से जो जीत के आने वाले हैं उस पब्लिक से भी कहता हूं कि आप उस नुमाइंदे को चुनें जो स्टेटहुड के लिए फ़ाइट करे, पहली बात, ताकि हमारी स्टेट असेंबली और उसके पावरें हों। जिनके मन में ये गुमान है एक किस्म का कि ये मुस्लिम है तो ये सब हमारा वोट बैंक है, या दूसरा कहता है कि ये हिंदू है तो ये सब हमारा वोट बैंक है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा तफसील से, क्योंकि काफ़ी लंबा तजर्बा है आपका। देखिए, हमारी जो सर्विस गुजरी आज तक, हमने तो यकीन नहीं किया कि ये हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी रही, हम कांग्रेस में रहे। हम तो ये चीज़ पे यकीन नहीं रखते हैं कि भाई कोई धर्म के नाम पे बात करे या मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, अलग हिंदू भाई इकट्ठे हो जाएं, जो किया गया रामबन के साथ। यही वजह है कि रामबन बैकवर्ड रहा। यहाँ एक ही कार्ड खेला जाता है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू या हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो या फिर रीजनलिज्म पे बात होती है। आज मैं कहूँगा कि हम सब कुछ लुट चुके हैं। ये प्रैक्टिस बराए मेहरबानी आवाम ख़त्म करे, और जो लोग ये लीडर बनना चाहते हैं, अगर उनके ये नज़रिया है तो वो उनको अल्लाह कभी कामयाब नहीं करेगा। हमारा हिंदू की मजबूरी भी सड़क पर चलने की है, मुसलमान की भी है, कॉलेज सबका एक है, बीमारी एक है, दुख एक है, तो वोट अलग अलग क्यों कौमों में बांट के लेने? तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर अगर कोई हिंदू समझ के कहेगा मैं इसको वोट दूंगा या मुसलमान समझ के वोट देगा, तो वो आदमी जो है वो बहुत पीछे हैं डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से, वो तंग नज़रिया के लोग हैं। बराए मेहरबानी मेरी फिर से अपील रहेगी कि यहाँ पर हमारे इस राजपूत भाई लड़ रहे हैं,
तो हमारा 50% वोट मुसलमान है। अभी हाल ही में कुछ जो एनसी वर्करान है उनकी जानिब से एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है कुछ जो है बातें कही गई थी, उसके ऊपर जानना चाहूँगा, जिसमें काफ़ी लोगों का रोष था, और उसके ऊपर बताइए। वक्तन फ़वक्तन एसटी कम्युनिटी के साथ उसको यूज़ एंड थ्रू करने की ही पॉलिसी 70 साल से रही, और जो नुमाइंदे हमारे कहीं पार्टियों में मेरिट में चुन के आए एमएलए बन गए, उन्होंने कभी हाउस के अंदर कम्युनिटी की वेलफेयर की बात नहीं करी। और जिनको बड़े पद और काफ़ी अरसा मिनिस्टर रहे, उन्होंने कम्युनिटी को पॉलिटिकली अवेयर नहीं किया। इसलिए एक मजलूम कौम दर दर की ठोकरें खा रही है। आप बीजेपी में बहुत लोगों ने ठोकरें खाई। एक महिला थी, वो रो रही है, हमने फेसबुक पे देखी, उससे सारा काम कराया और 90 सीटें तो बीजेपी ने जीतनी नहीं थी, एक दे देनी थी उसको। तो हर जगह हमारी कम्युनिटी को दूसरे दर्जे का शहरी समझकर हर बंदा अगर लताड़ता है, ये हमारी कम्युनिटी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी कीमत बनाएं, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में साफा बांध के अपनी लंबरदारी के लिए बिकने न जाएं। जितने हमारी कौम के लंबरदार या गुजर या ठेकेदार होते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर बन गए तो वो ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर अच्छी बात है, वो सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पढ़ के बड़ा हुआ, मेरी उम्र लग गई है, और आज 2 बातें मुझे कहीं समझ आ रही हैं कि हमने किया क्या, खोया क्या, पाया क्या। तो मैं सभी से कहता हूं कि हर पार्टी के जलसे की रौनक बनने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम यकजहती कीजिए। हमारी 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट के अंदर है। असेंबली जो बनती है वो हमारे वोटों से बन जाती है, जिसकी सरकार आती है। तो इतनी कीमत अपने गुजर भाई को होनी चाहिए कि वो अपनी जगह से ना हिले, और कम से कम इतना सोचे कि बलेस का, गुजर, रामन का, बनाल का राब्ता करे कि भाई हमारी कम्युनिटी का भला कौन कर सकता है ना। यहाँ पर क्या काम है कि हर एक काम लीडर जो गुजरों का आगे निकलता है, वो दूसरे वर्कर को ख़त्म करने के लिए जाता है। तो जब मछली कोई खा जाएगी तो बाकी तालाब में रहेगा क्या। सर, आपसे जानना चाहूँगा, रामबन के जो रामबन हल्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के जो बुनियादी मसले हैं वो क्या हैं, जैसे क्योंकि आपके पास काफ़ी तजर्बा है। हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं, सबसे तो बड़ा है बेरोज़गारी का मसला। अब रोड 4 लाइन हो या रेलवे हो, ये प्रोजेक्ट अख्ताम पजीर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सावला कोट का सलाल का प्रोजेक्ट जो है वो बहाल किया जाए, ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले किसी हद तक, चाहे वो मेट की सूरत में, मजदूर की सूरत में, इंजीनियर की सूरत में, ट्रेडमैन की, या किसी भी टेक्नीशियन को। जितने हमारे लोग पढ़े लिखे तालिब याफ्ता बेरोज़गार हैं, एक तो वो स्कोप है। दूसरा, हम चाहेंगे कि यहाँ पहाड़ी बेल्ट को, ये जो रामबन पहाड़ी इलाका है, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ दी जाएँ बनिस्बत जम्मू और श्रीनगर के। हमें ज़्यादा पोस्टें दी जाएँ। एजुकेशन में बहुत काम हुआ, बहुत लोग लगे और काफ़ी स्कूल जो हैं वो चल पड़े, तालीमी मेयार बढ़ गया। हम चाहते हैं और मज़ीद इसमें हमें दिया जाए कोटा एक्सेस। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को, सिटी में ज़्यादा दे, तो पहाड़ को अगर डेवलप करना है तो यहाँ पर पुलिस की भर्ती ज़्यादा की जाए, और बहुत सारी सेंट्रल जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें यहाँ से स्पेशल हमें दर्जा दिया जाए पहाड़ी इलाके को, बैकवर्ड एरिया को। तो दूसरी एक बात है कि इंडस्ट्री का स्कोप जो है उस स्टेट में तो होना चाहिए था। हमारे लोग जो पेशेवर लोग हैं, काफ़ी हुनरमंद लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, तो अब नौकरियों पर ही एक नारा नौकरी का ही चलता रहेगा सारी उम्र, तो हमारा नौजवान नशे की तरफ जा रहा है या सोच सोच के घुट घुट के मर रहा है।